मीशा को कुछ ही दिन पहले खन्ना हाउस में नर्स की नौकरी मिली थी। रोज की तरह वो उस दिन भी सारा दिन और सारी रात सरिता जी की ड्यूटी पूरी करके अपने घर लौट रही थी। तब उससे किसी अजनबी ने पूछा, क्या उसे संदीप कुमार का बंगलों का पता मालूम है? मीशा ने उससे कहा, माफ करना, उसने भी 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, वो भी वहाँ के रास्तों को ठीक से नहीं जानती। उस लड़के ने दोस्ताना आवाज में कहा, चलिए कोई बात नहीं, वैसे मेरा नाम विक्की है और मैं अपने अंकल का घर ढूंढ रहा था। मीशा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने रास्ते चली गई। मीशा काफी अच्छी इंसान थी और बहुत अच्छे से सरिता जी का ख्याल भी रख रही थी। एक रात मीशा गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन किसी की रोने की आवाज सुन के उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा बिस्तर पे सरिता जी नहीं थी। वो जल्दी से उठ के इधर उधर देखने लगी। तब उसने उन्हें बालकनी में खड़ा रोते देखा। वो उनके पास गई और बहुत ही हमदर्दी भरी आवाज में बोली, सरिता जी, मुझे पता है आप अपने पति और बेटे के गम से अब तक बाहर नहीं निकल पाई हैं, लेकिन तकदीर से हम नहीं लड़ सकते। आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें। फिर उन्होंने मीशा से कहा, मुझे मेरा बेटा नजर आता है। ये लोग मुझे पागल समझते हैं, मैं पागल नहीं हूँ बेटा। मीशा उनसे बात करते वक्त ये महसूस कर रही थी कि वो वाकई में पागल नहीं है। वो तो अच्छी खासी बातें कर रही थी। फिर डॉक्टर ने उन्हें इतनी हाई पावर की दवा क्यों दे दी? उसे कुछ अजीब लग रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे प्लीज ये दवाएं मत दो। मीशा ने उन्हें कहा, पहले मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। वो नीचे उतर के किचन की तरफ जा रही थी। तब उसे सरिता जी के सबसे छोटे देवर गिरीश और उनकी पत्नी माया मिले। वो उतनी रात को पार्टी से आ रहे थे। दोनों ने मीशा को एक और दवा का पैकेट दिया और कहा, ये डॉक्टर ने दूसरी दवाओं के साथ मिला के देने के लिए कहा है। वो एक नर्स थी। उसे ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि जो दवा उन्होंने दी है, अगर वो बिना वजह किसी इंसान को दी जाए तो अच्छा खासा इंसान पागल हो सकता है। इसीलिए उसने वो दवा सरिता जी को नहीं दी। सुबह होने तक सरिता जी मीशा से बातें करती रही। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा विशेष 6 महीने पहले ही लंदन से आया था। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे। मेरा बेटा बहुत ही होनहार था। मेरे ससुर जी बहुत खुश थे उसकी काबिलियत से। लेकिन एक सुबह मैं उनके कमरे में चाय लेके गई, तब उनको नींद से उठाने पे वो उठे ही नहीं और डॉक्टर ने कहा कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मैं और मेरे पति को ये बात बहुत खटक रही थी, क्योंकि रात को वो बिल्कुल ठीक थे और उससे पहले उन्हें कभी दिल का दौरा नहीं पड़ा था। फिर उनकी मृत्यु के बाद वकील अपने साथ मेरे ससुर जी के विल लाए, जिसमें लिखा था कि वो अपनी पूरी जायदाद अपने सबसे छोटे बेटे आदर्श खन्ना, जो कि मेरे पति थे, और उनके बेटे यानी मेरे बेटे विशेष के नाम कर रहे हैं। और उस विल में ये भी लिखा था कि उनको अपने बड़े बेटे अमित और उससे छोटे बेटे गिरीश पे विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक बिजनेस को ईमानदारी से नहीं संभाला है। इसीलिए उनको जो भी हिस्सा मिलना है वो आदर्श अपने हिसाब से दे सकता है। मेरे पति और बेटे ने बस बिजनेस को अपने हाथ में लिया ही था और ये खबर आ गई कि वो दोनों कोई जमीन देखने जा रहे थे और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। मीशा ने पूछा, क्या सच में आपको आपका बेटा दिखाई देता था या वो आपका वहम था? सरिता जी ने कहा, मैं नहीं जानती वो वहम था या हकीकत। अब तो मैं अपने बेटे को कोई तस्वीर में भी नहीं देख सकती, क्योंकि इन लोगों ने मेरे बेटे की हर एक तस्वीर जला दी, यहाँ तक कि उसके कपड़ों को घर के नौकरों और गरीबों को बांट दिए। वो सब मेरे बेटे को भूत समझने लगे थे और इस घर में भी पंडित और तांत्रिक से तंत्र मंत्र करवा के कीलें ठुकवा दी, जिससे कोई भी आत्मा इस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। मेरा बेटा भूत नहीं था। ये लोग उससे इतना क्यों डरते हैं? फिर मीशा ने उन्हें समझाया कि उन्हें इस तरह रो के अपनी तबीयत नहीं बिगाड़नी चाहिए। ऐसे कुछ दिन गुजर गए और मीशा का साथ पाके सरिता जी खुश रहने लगी। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे पति और बेटे के मरने के बाद भी प्रॉपर्टी मेरे देवरों को नहीं मिली थी, क्योंकि कानून के हिसाब से आदर्श और विशेष के मरने के बाद मैं उस प्रॉपर्टी की मालिक बनूंगी। फिर उन्होंने कहा, बेटा तेरे आने से पहले जो दवाएं मैं खा रही थी उससे मैं बहुत तकलीफ में थी, लेकिन तेरे आने से मैं अच्छी होने लगी हूँ। ऐसे ही और कुछ दिन गुजर गए और सरिता जी मीशा का साथ पाके बहुत खुश थी। एक दिन मीशा ने कहा, जो दवाएं आप खा रही थी वो आपको पागल करने के लिए थी। मैं अभी सिर्फ आपको नींद की दवाएं देती हूँ, लेकिन अगर ये बात किसी को पता चली तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। आपको अब नाटक करना पड़ेगा बहकी बहकी बातें करने का, क्योंकि कुछ ही दिन में ये लोग पता लगा लेंगे कि आपकी तबीयत बिगड़ क्यों नहीं रही है। हर रोज की तरह उस दिन जब वो अपने घर जाने के लिए निकली, तब कुछ दूर चलने पे उसने एक बंगले के बाहर गेट पे नाम लिखा देखा, संदीप कुमार। तो वो रुक गई और अंदर झांकने लगी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसे ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं। फिर जब वो अपने रास्ते चलने लगी, तब उसे विक्की मिला
और बोला, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? मीशा ने घबरा के कहा, नहीं तो मैं यूं ही देख रही थी। विक्की ने कहा, चलिए छोड़िए इस बात को, ये बताइए कि आप मेरी दोस्त बनेंगी? एक दिन विक्की ने मीशा से पूछा कि कौन बीमार है जिसकी वो देखभाल करती है। फिर उसने विक्की को वो सारी कहानी बताई जो सरिता जी ने उसे बताई थी। विक्की की आंखें लाल हो गई ऐसा दुख सुन के। फिर उसने मीशा से कहा कि उसे सरिता जी की मदद करनी चाहिए। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे सब उनकी जान के दुश्मन है, उन्हें मार डालना चाहते हैं। मीशा ने कहा, दवा का हेरफेर तो मैंने कर दिया है, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ? आखिर मैं एक नौकर ही हूँ। विक्की ने कहा, पता करो वो कीलों को उन्होंने किस जगह लगाया है और उन्हें वहाँ से उखाड़ के फेंक दो ताकि उनका बेटा अपनी माँ से मिल सके। उसकी आत्मा तड़पती होगी अपनी माँ को देखने के लिए। मीशा ने घबरा के कहा, ये बहुत मुश्किल है और ये लोग मुझे मार डालेंगे, या हो सकता है उनके बेटे की आत्मा ही मुझे मार डाले। आखिर आत्मा आत्मा ही होती है। विक्की ने उसे समझाया कि अगर वो चाहती है कि सरिता जी की मदद करे तो उसे ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन जालिमों से शायद उनके बेटे के सिवा कोई उन्हें नहीं बचा सकेगा। मीशा जाने लगी तो विक्की ने कहा, तुम एक बेटे को अपनी माँ से मिलाने का एहसान करोगी तो कोई बेटा कैसे तुम्हें मार सकता है? फिर मीशा ने कहा, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है और अगर सच में विशेष की आत्मा होगी और मेरे सामने आ गई तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद सरिता जी के डॉक्टर चेकअप करने के लिए आए। उन्होंने सरिता जी को एक इंजेक्शन लगाया जिससे वो पूरी तरह पागल हो गई थी। उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। उन्हें नींद का इंजेक्शन देके रखा जा रहा था। फिर लॉयर और पुलिस के सामने मीशा को बोलने पे मजबूर किया गया कि सरिता जी होश में आते ही अपनी जान देने की कोशिश करती हैं। उसने अमित और गिरीश को भी ये बातें करते सुन लिया था कि अब भाभी पागल हो जाएंगी और जल्द से जल्द प्रॉपर्टी अपने हाथ लग जाएगी। गिरीश के बेटे रोनी ने अपने पापा की बात काटते हुए कहा, उन्हें अब जल्द से जल्द अपने पति और बेटे के पास चले जाना चाहिए, और सब हंसने लगे। फिर अमित ने कहा, तो ये संडे को ही उनको उनके परिवार से मिला देना चाहिए। मीशा समझ गई कि अब सरिता जी को ये लोग जान से मार डालेंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो दिल से सरिता जी की मदद करना चाहती थी लेकिन मजबूर थी, और संडे को सिर्फ एक ही दिन रह गया था। अगले दिन माया ने मीशा से कहा, अब उन्हें कोई नर्स नहीं चाहिए, वो जा सकती है। मीशा को बहुत दुख हो रहा था क्योंकि वो कोई मदद नहीं कर पा रही थी। उसे उन्हें अकेला छोड़ के ही जाना पड़ रहा था। घर से निकलते वक्त उसने कई बार पलट के उनके कमरे की तरफ देखा, और जब वो दरवाजे के बाहर आ गई तब दरवाजे के दोनों तरफ घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो पौधे लगे थे उसमें उसका दुपट्टा फंस गया। बहुत मुश्किल से उसने निकाल के जब बंगले के गेट के बाहर निकली तब उसे अचानक ख्याल आया कि उसका दुपट्टा पौधों में नहीं किसी कीलों में फंस गया था। उसने अंदाजा लगाया शायद ये वही कीले होंगी जिसका जिक्र उसे सरिता जी ने किया था। उसी दिन शाम को मीशा अपनी माँ को दवा खिला के अपना बिस्तर लगा रही थी, तब विक्की उसके पीछे आके खड़ा हो गया। अचानक यूँ अपने घर में देख के घबरा गई वो, क्योंकि उसने अपने घर का पता उसे कभी नहीं बताया था, क्योंकि वो बहुत ही छोटे से घर में रहती थी जिसमें चलने की भी जगह नहीं थी। मुश्किल से कोई गुजारा कर सकता था। विक्की उसकी आंखों में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। फिर बोला, माफ करना, एक बार मैंने पीछा किया था तुम्हारा, इसीलिए आ गया, क्योंकि आज तुम्हारी मुझसे मुलाकात नहीं हुई थी। मीशा ने फिर उसे सारी बात बताई और रोने लगी और बोली, विक्की मैं जानती हूँ वो लोग उन्हें मार डालेंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। विक्की ने कहा, अगर सच में सरिता जी की बेटे की आत्मा उनसे मिलने आती होगी तो अब वही कुछ कर सकता है, इसीलिए तुम्हें वो कीलों को निकाल देना चाहिए। मीशा की माँ बहुत बीमार थी। मीशा की सारी तनख्वाह उनके इलाज में ही खर्च हो जाती थी। अब नौकरी छूट जाने से वो बहुत परेशान थी कि वो अपनी माँ का डायलिसिस का खर्च और उनकी दवाओं का इंतजाम कैसे कर पाएगी। लेकिन उस वक्त उसे अपनी तकलीफ से ज्यादा सरिता जी को मार देने वाली खबर से हो रही थी, क्योंकि वो जान के भी कुछ मदद नहीं कर पा रही थी। रात के 2 बज चुके थे। उसने फैसला किया कि वो सरिता जी की मदद जरूर करेगी, भले वो हार जाए, लेकिन कोशिश करके अपने जमीर को सुकून जरूर पहुंचाएगी कि उसने कोशिश तो की थी। कम से कम उसने सोचा वो पुलिस को सब बताए, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। और फिर जब वो लोग डॉक्टर को खरीद सकते हैं तो पुलिस को खरीदना क्या मुश्किल है उनके लिए। उसे अब सिर्फ विक्की की बात सही लग रही थी। वो तेज कदमों से खन्ना हाउस की तरफ कदम बढ़ाते हुए पहुंची। उसने देखा वॉचमैन सो रहा था। वो दरवाजे के पास गई जहाँ पौधे लगे थे। उसे पक्का तो यकीन नहीं था कि वही कीले होंगी, फिर भी उसने विशेष की आत्मा को आजाद करने का काम शुरू किया। उसने बड़ी मुश्किल से पहली कील निकाली। वो उस मिट्टी में ही दबी हुई थी जिसमें पौधे लगे थे। धीरे धीरे उसने वहाँ से और 5 कीले निकाली। जब उसे इतनी सारी कीले मिले जा रही थी तो उसने सोचा और कीले जरूर होंगी, लेकिन उसे और कोई कील नजर नहीं आई। तो वो जल्दी में जाने लगी और वहाँ फिर गेट के पास विक्की उसे मिला। वो बोली, तुम कब आए?
तो विक्की ने कहा, मैंने सोचा बेचारी सरिता जी की मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैं कीलों को ढूंढ के निकालने आया था। लेकिन तुमने तो 6 कीलें निकाल दी, लेकिन 7वीं कील निकाले बगैर लौट रही थी। मिशा बोली, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि 7 कीलें हैं यहाँ? किसी के बातें करने की आवाज आई तो विक्की ने कहा, उस तरफ के पौधों की मिट्टी में 7वीं कील है, वो इन सब कीलों से बड़ी है, जरा जल्दी निकालो। लगता है अभी ही सरिता जी को मारने का प्लान बना रहे होंगे। और मैं अंदर देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। और उस वक्त घर के अंदर अमित, गिरीश और माया प्लान कर रहे थे कि नींद में ही सरिता जी को गला दबा के मार दिया जाए। लेकिन माया ने कहा कि नहीं, इससे अच्छा है कि हम उन्हें खिड़की से नीचे फेंक दें, इससे लोगों को हम पे शक भी नहीं होगा और हम ये कह सकते हैं कि वो अपने पागलपन में खुद ही कूद गई। और वहाँ मीशा कील निकाल गई और वॉचमैन सो नहीं रहा था, उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसे किसी शक्ति ने जकड़ रखा था। वो कोशिश कर रहा था जोर से चीखे, सबको आवाजें लगाए, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। मीशा उस 7वीं कील को नहीं निकाल पा रही थी। वो उस मिट्टी के साथ घर की दीवार के अंदर तक घुसी हुई थी। उसके पास मिट्टी खोदने के लिए सिर्फ एक नुकीली लकड़ी और वहाँ पड़ा हुआ पत्थर था। वो शोर भी नहीं कर सकती थी। उसने सारी मिट्टी कील पे से हटा दी थी, लेकिन वो फिर भी नहीं निकल रही थी। अब उसे महसूस हुआ जैसे सबसे खास कील यही होगी, इसीलिए इतनी मोटी और दीवार के अंदर तक घुसी हुई है। उसने अपना दुपट्टा निकाला और उस कील पे बांध के कोशिश की खींचने की, लेकिन वो लुढ़कती हुई पीछे की तरफ गिर गई। दुपट्टा भी फट गया, लेकिन कील अपनी जगह से नहीं हिली। फिर उसने अपने हाथों से खींचने की कोशिश करी, हाथ भी घायल हो गए, खून भी बहने लगा, लेकिन कील अपनी जगह से नहीं हिली। फिर उसने वहाँ पड़ी रस्सी को कील पे कस के बांधा और उसका दूसरा छोर अपनी कमर से बांध के जितनी ताकत थी उसने सारी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी कील नहीं निकल रही थी। वो पूरी तरह खून से लथपथ हो गई थी, लेकिन कील निकलने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी ताकत लगाती रही। फिर वो कील गेट के बाहर जा गिरी और मीशा भी जमीन पे गिर गई। उसने देखा विक्की तेजी से भागता हुआ आया और हवा बन के बिना दरवाजा खोले अंदर पार हो गया। मीशा कांपने लगी, उसके होश उड़ गए। वो वैसे ही भूत प्रेतों से डरती थी। ये सोच के उसका दिल बैठने लगा कि आज तक वो एक आत्मा को दोस्त बना बैठी थी और उससे मनी मन मोहब्बत भी करने लगी थी। उसने जैसे तैसे अपने होश संभाले और खिड़की की तरफ दौड़ के गई देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है। उसके पीछे वॉचमैन भी आ गया। विशेष बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने सबसे पहले माया को सीढ़ियों से फेंक के मार दिया, फिर अपने ताया अमित और गिरीश को घर के हर कोने में फेंक के मार रहा था। वो दोनों अब मरे हो गए थे, लेकिन विशेष को सिर्फ मीशा देख पा रही थी। वॉचमैन और अमित और गिरीश नहीं देख पा रहे थे। वो गिड़गिड़ाने लगे, उन्हें विशेष की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। वो दोनों हर जगह घूम घूम के हाथ जोड़ रहे थे और बोल रहे थे, विशेष, हमने तुम्हें और तुम्हारे पिता को नहीं मारा, हमें माफ कर दो। विशेष ने फिर से दोनों को छत पे लगे पंखे पे उठा के फेंक दिया और बोला, फिर झूठ। इतने में रोनी की गाड़ी की आवाज आ गई। वो गाना गाता हुआ अंदर आया तो घर की ऐसी हालत देख के आवाजें लगाने लगा। गिरीश ने कहा, बेटा लौट जा यहाँ से। दोनों अब तक हवा में ही थे। विशेष ने अपनी शक्ति से उन दोनों को रोनी के ऊपर फेंक दिया, जिससे रोनी का सर टेबल पे लगने से बहुत खून बहने लगा। विशेष ने कहा, मैं जानता हूँ मुझे और मेरे पिता को कैसे मारा तुम लोगों ने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना गुनाह तुम अपने मुँह से कबूल करो। मीशा ने जल्दी से वॉचमैन का फोन लेके वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगी। गिरीश बोला, हमने सरिता भाभी को मारने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हमने नहीं कराया है। विशेष ने फिर से तीनों को खूब मारा, खूब उठा के फेंका। कभी दीवार से टकरा रहे थे तो कभी दरवाजे से। फिर रोनी बोला, माफ कर दे भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे गुस्सा आ गया था। मेरे पापा घर के सबसे बड़े बेटे हैं और परिवार का बड़ा पोता मैं था, लेकिन दादाजी हमें एक एम्प्लॉय की तरह रखते थे। हमें पैसे भी सैलरी की तरह मिलती थी, इसीलिए मैंने दादाजी को सोते में उनके मुंह पे तकिया रख के मार दिया था और डॉक्टर्स को पैसे खिला दिए थे झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए। मैंने सोचा था शायद मेरे पापा बड़े होने के वजह से सारा बिजनेस उनके हाथ आ जाएगा, लेकिन दादाजी ने तो 5 साल पहले ही विल बना दी थी। मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है विशेष, अब हमें छोड़ दो। विशेष ने फिर से रोनी को मारना शुरू किया। वो खून से लथपथ हो गया था। उसने फिर पूरी कहानी बताई। उसने ही ब्रेक फेल कर दिए थे कार के, ताकि आदर्श चाचा और तू मर जाए। इसके बाद भी वकील ने बताया कि कानूनी तौर पे चाचू और तेरे मरने के बाद भी प्रॉपर्टी की मालिक चाची बनेंगी। फिर पापा और चाचू ने कहा, जब हमारा भाई और भतीजा नहीं है तो सरिता चाची को मार के प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। अमित और गिरीश चीखने लगे, अरे झूठ बोल रहा है ये, हमने तुम्हारी माँ को मारने की प्लानिंग नहीं करी है, सब इसी ने किया है। तीनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगे। विशेष ने फिर से मारना शुरू किया दोनों चाचाओं को, तो दोनों ने फिर सारी बात कबूल की, कैसे उन्होंने दवाओं और डॉक्टर्स की मदद से सरिता जी को पागल किया और अब उन्हें मारने की प्लानिंग कर ली थी। विशेष ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया, पूरा घर तहस नहस कर दिया था
और जब रोनी आखिरी सांस ले रहा था, उसने बताया कि जिस गाड़ी का उसने ब्रेक फेल किया था उसमें डैडी और मेरे साथ हमारा वफादार एम्प्लॉय प्रमोद भी था। जब कार को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, मैंने डैडी को कार से बाहर धक्का दे दिया था और प्रमोद से भी कह दिया था दरवाजा खोल के कूदने के लिए। मेरे डैडी और प्रमोद दोनों भी जिंदा हैं। सर पे चोट लगने की वजह से कोमा में है, जल्दी लौटेंगे। माँ मर भी जाती मेरी तो ये दौलत तुझे अब भी नहीं मिलती। फिर विशेष ने सोफा उठा के तीनों के ऊपर फेंक दिया। वॉचमैन तो पहले ही बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया, उसने पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई और मीशा ने वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दी। फिर विशेष ने उसे उसकी मदद करने का शुक्रिया किया। वो चुप थी। जब उसने कहा काश मैं जिंदा होता तो तुम जैसी वफादार साथी पाके खुशी से जिंदगी बिताता, वो तब भी चुप थी। लेकिन जब उसने कहा मेरा वक्त पूरा हो गया, मुझे जाना होगा, अलविदा दोस्त, और हवा की तरह वो कहीं चला गया, तो वो चीख के रोने लगी। कुछ सालों बाद मीशा की माँ की मृत्यु हो गई। उनके इलाज का सारा खर्च आदर्श जी ने उठाया था और मीशा को भी उन्होंने अपनी बेटी बना लिया था। वो जब भी कुमार हाउस की तरफ से गुजरती, उसे विक्की के साथ की हुई सारी बातें याद आती रहीं और हमेशा की तरह कुमार हाउस आज भी बंद ही पड़ा था।